हेलो दोस्तों, आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो टेक्निकल क्वेश्चन सीरीज जो चल रही थी उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आईटीआई एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्नों को भी हमने कराया है जो कि सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड थे। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, ये भी जरा जान लें। ऐसे बच्चे जो आईटीआई सीबीटी का एग्जाम दे रहे हैं, मैकेनिकल ग्रुप से हैं और मैकेनिकल में कौन से फिटर के हो, टर्नर के हो, मैसनिस्ट को हो या फिर वेल्डर के हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अब इसके अलावा जो है रेलवे एएलपी के जो एग्जाम्स होते हैं वहां भी टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे ही इस तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे सेल के हो, भेल के हो, डीआरडीओ को हो या फिर इसरो को हो, इससे प्रश्न आपके आएंगे ही। तो चलिए सेशन की शुरुआत बिना कोई देर किए हुए करते हैं। पहला प्रश्न को जरा देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज द एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसका नाम पूछ रहा है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं, EDGE, एज कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज कहीं ऑप्शन है नहीं। अब ये देखना है कि ये एज तो है लेकिन ये एज ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये जान लें कि ये जो फिगर है ये फिगर हैंड फाइल का है। किसका है? हैंड फाइल का फिगर है ना। बहुत सारा फाइल आपने देखा होगा, उसमें से हैंड फाइल एक प्रकार है। इसको हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं, सेफ एज फाइल। जैसा कि नाम से ही संदर्भित है, इसका नाम सेफ एज फाइल है, यानी कि एक एज जो है वो सेफ है। सेफ का मतलब है उस पे किसी भी तरीके का टिथ नहीं कटा हुआ है, इसलिए इसको हम सेफ एज फाइल कहते हैं या फिर हैंड फाइल कहते हैं। अब ये देख के कैसे पता लगता है? पहला तो ये कि एक सेफ एज होता है, दूसरा ये पूरी लंबाई में बिल्कुल समानांतर होता है, कहीं पे भी आगे की तरफ टेपर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर टेपर नहीं है इसका मतलब ये हैंड फाइल है या सेफ एज फाइल है, ये आप कह सकते हैं 100%। तो इसमें जो है ऑप्शन ए का जो डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। इसको हम क्या कहेंगे? सेफ एज कहेंगे, ठीक। अब इसके अलावा और भी चीजें थोड़ा सा हम लोग समझ लें। यहाँ जो है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इस वाले भाग को पॉइंट कहा जाता है, यानी कि ये वाला भाग जो रेती का ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाला ये वाला भाग, इसको फेस कहते हैं और इसी के ऊपर जो है टीथ कटा हुआ रहता है ना। टीथ कटा हुआ है इसका मतलब दांत कटा हुआ रहता है। अब दांत का काम क्या होता है? वो सरफेस को फिनिश करने के काम में आता है। इसके अलावा जो ये फेस के ऊपर वाला भाग जहां पे कोई दांत नहीं होता है उसको हम हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। इसके बाद जो ये हैंडल के अंदर वाला जो हिस्सा ये घुसा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंग। ये वाला भाग इसको हम हैंडल कहते हैं। तो आप सारे पार्ट्स को भी यहाँ पे जान पाएंगे। और हैंडल के आगे वाले भाग में एक तरीके का मेटालिक सर्कुलर पीस लगा हुआ रहता है जिसका काम हैंडल को क्रैक होने से बचाना होता है, और इस पीस का नाम फेरूल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं, FERRULE, ठीक है ना, फेरूल। तो फेरूल का काम क्या है? ये वाला भाग इसको हम फेरूल कहते हैं। इसका काम क्या है? कि हैंडल को क्रैक होने से बचाना, है ना। तो एक तरीके का मेटल का ये पीस लगा हुआ रहता है, उसी के अंदर जो है, यानी हैंडल के ऊपर ये लगा रहता है, उसी के अंदर क्या करते हैं? ये टैंक को घुसा देते हैं, फाइल के टैंक को घुसा देते हैं और ये क्रैक होने से बचाता है। यानी फेरूल जो होता है वो फैलने से, हैंडल को जब ऐसे ठोकेंगे इसके अंदर तो ये फैल सकता है या फट सकता है, तो इसको फटने से बचाता है। कौन बचाता है? फेरूल बचाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीजों को आपने देख लिया। अब जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जरा देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? थोड़ा धीरे धीरे और आराम से चलेंगे ताकि समझ में भी आए और बाकी बच्चे जो है इस चीज को एकदम बिल्कुल एक बार देखने के बाद समझ में उनको आ जाए। कह रहा है कि यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। अब यहाँ पे यहाँ तीन फिगर, ये फिगर दिया हुआ नहीं रहे, केवल रेफरेंस के लिए मैंने बताया है। ये क्वेश्चन केवल इतना रहेगा और इतना हुआ दिया हुआ रहेगा। ये सारा फिगर हमने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे लेके आया है।
व्हाट हैपेंस इफ द क्लीयरेंस एंगल ऑफ द चीजर इज टू हाई, यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। अब क्या होगा, सबसे पहले ये जानिए कि क्लीयरेंस कोण होता क्या है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो फिगर जो दिख रहा है ये छेनी है, यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे गया यहाँ, और ऐसे यहाँ से ऐसे, ये क्या है, छेनी का एक फिगर है, ठीक है ना। अब छेनी में यहाँ पे ये बहुत सारे एंगल दिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ देखिए एक एंगल ऐसे, यहाँ से ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला इस तरीके का। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। क्लीयरेंस एंगल यानी कि मेटल जो काटना है, मान लीजिए कि ऐसे करके काटते हैं ना, जब ऐसे करके छेनी रखते हैं और इस पे हथौड़ी से मारते हैं ताकि कटे, ठीक है। तो कितना इसको जो है क्लीयरेंस होना चाहिए मेटल और इसके बीच में, वो ये वाला एंगल देता है। इसके अलावा इसके सेंटर से, यानी कि जो छेनी का जो सेंटर होता है, इसके सेंटर से ले लीजिए और यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, यानी ये नीचे वाला से इससे कितना कोण बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि झुकाव का कोण, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, टू हाई, बहुत ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा है, प्रश्न यही है। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है तो क्या होगा, इसको जरा हम समझते हैं। यहां से, यहाँ पे जो एक वर्कपीस दिया हुआ है, इसको हम वर्कपीस कहते हैं, जिसपे हम काम करते हैं, है ना, जिसको हम काटते हैं, ठीक है। जिसको हम काटते हैं वो वर्कपीस है, ठीक है ना। अब इस पे जो है ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये छेनी है और ये इसका इंक्लिनेशन अगर ज्यादा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू हाई अगर ज्यादा है तो क्या होगा, टू हाई जब होगा तो वर्कपीस को ये काटेगा नहीं बल्कि वहां पे गड्ढा करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ ऑप्शन है, डिगिंग ऑन द सरफेस, सरफेस पर गड्ढा कर देगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। सरफेस के ऊपर क्या कर देगा, ये गड्ढा कर देगा, है ना। जब क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू हाई होगा उस कंडीशन में। अब ये भी समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम होगा, यानी कि जो है बहुत कम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर टू लो है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये छेनी जो है काटने की जगह पे वो स्लिप करना शुरू कर जाएगा। तो उस कंडीशन में स्लिपिंग ऑफ एंगल, यानी छेनी का फिसलना, वो सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस पे गड्ढा करना शुरू कर देगा, सतह पर गड्ढा करेगा, वर्कपीस के ऊपर गड्ढा करना शुरू कर देगा। अब थोड़ा सा और भी देख लें, ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने देख लिया, क्लीयरेंस एंगल देख लिया। अब यहां से ये वाला जो एंगल, यानी पॉइंट, इस दोनों, ये पॉइंट के बीच में जो एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल, यानी ये वाला एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो ये वाला एंगल बच जाता है, इसको हम रैक एंगल कहते हैं, RAK, रैक एंगल। ये सारा चीज लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए। रैक एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया। बीच वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक बार थोड़ा सा और समझ ले यहाँ पे, तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट एंगल, यानी पॉइंट जितना एंगल बना रहा है उसको हम पॉइंट एंगल कहेंगे, ठीक। ये पॉइंट एंगल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये सेंटर लाइन, यानी कि ये जो छेनी का जो सेंटर लाइन है, ये कितना जो है झुका हुआ है, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे, यानी झुकाव का कोण कहेंगे। इसके बाद ये वाला जो कितना क्लीयरेंस है, यानी मेटल के बीच में जिसको काटना है और छेनी के बीच कितना क्लीयरेंस है, उसको हम क्लीयरेंस एंगल कहते हैं। और ये पॉइंट एंगल के बाद का जो एंगल यहाँ बच जाता है, जो वर्टिकल से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, इसको हम रैक एंगल कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, बार बार ये प्रश्न आपके आएंगे, इस तरीके के पूछे जाएंगे और कहीं पे फिगर भी दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस एंगल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न इससे आपके सोल्व हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछ रहा है कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है।
अब ये मार्किंग मीडिया होता क्या है इसको जरा समझ लें। मार्किंग मीडिया जो है क्या किस तरीके का चीज होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कहीं पे भी आईटीआई में जब आप जॉब बनाते हो, किसी भी मेटल को काट के जब उसके ऊपर जॉब बनाते हो तो जॉब बनाने से पहले आपको एक ड्राइंग दिया जाता है और उस ड्राइंग के अनुसार आपको जॉब बनाना होता है। तो जब ड्राइंग दिया जाता है तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, मेटल को काट लेते हैं या कटा हुआ मेटल मिला है तो उसको फिर क्या करते हैं, दो एज को 90 डिग्री पे पहले फिनिश कर लेते हैं। 90 डिग्री पे फिनिश करने के बाद फिर मार्किंग का काम शुरू करते हैं। तो मार्किंग करने से पहले क्या करते हैं, उसके सरफेस के ऊपर जिस पे मार्किंग करना होता है उसके ऊपर एक मीडिया लगाते हैं जिसको हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। उसका काम क्या है, जब वो सूख जाता है तभी जाके हम मार्किंग का काम करते हैं। यानी कि उसको पहले क्या है, उसके ऊपर एक लेप लगा लेते हैं और लेप लगाने के बाद जब सूख जाता है तब स्क्राइबर की सहायता से या वर्नियर हाइट गेज की सहायता से हम क्या करते हैं, मार्किंग का काम शुरू करते हैं। तो इतना बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्किंग मीडिया का काम किसी जॉब के ऊपर, और कौन सा जॉब होता है, किस तरीके का जॉब होता है, कोई मेटल पीस होता है ना। मेटल वो कौन सा हो सकता है, आयरन का पीस हो सकता है ना। तो उस तरीके के मेटल पीस के ऊपर जब मार्किंग का काम करते हैं तो उससे पहले एक लेप लगाते हैं जिसी को हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। अब ये बहुत सारा जो है मार्किंग मीडिया का प्रकार यहाँ पे दिया हुआ और ये पूछ रहा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो है वो जहरीला होता है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो जहरीला होता है, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है वो जहरीला होता है। इसके साथ इसमें जो है, इसको कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल्स भी कहते हैं, है ना। तो ब्लू विट्रोल्स या कॉपर सल्फेट, इसमें H2O का भी कुछ मॉलिक्यूल्स होता है और नाइट्रिक एसिड की 3 से 4 बूंदे जो है नाइट्रिक एसिड की HNO3 की डली होती है, ठीक है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड की जो है तीन चार बूंदे इसमें डाल दी जाती है। तो ये जो होता है कॉपर सल्फेट जो होता है, ये मार्किंग मीडिया जो होता है वो पॉइजनस होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जो है बाकी को भी थोड़ा सा समझ ले। व्हाइट वाश क्या होता है, चौक जो है ना, चौक जैसे आपने देखा होगा कि बोर्ड के ऊपर जब लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चौक का प्रयोग करते हैं। तो उसी चौक को हम व्हाइट वाश के तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मार्किंग करना होता है तो क्या करते हैं, उसका पहले बुरादा बना लेते हैं और उस बुरादा को पानी के साथ एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। पानी की जगह पे उसमें जो है स्प्रिट भी डाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि जल्दी वो सूख जाए, है ना। ज्यादा वोलेटाइल होता है तो वाटर भी होता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स डाल सकते हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के जगह पे स्प्रिट भी डाल सकते हैं, ताकि जिस सरफेस पे हम मीडिया लगा रहे हैं, मार्किंग मीडिया लगा रहे हैं, वो सरफेस जल्दी से ड्राई हो सके, सूख सके, ठीक है। तो व्हाइट वॉश वो होता है। प्रूशियन ब्लू जिसको लेआउट डाई भी कहते हैं, ये भी एक तरीके का मार्किंग मीडिया है। सेलुलर स्लिक्वा क्या है, ये भी एक तरीके का मार्किंग मीडिया है, जल्दी सूखने के लिए या फिर जो है अच्छे जो है चिन्ह दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्न 3 जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब आगे प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अब यहाँ पे जितने भी हमने प्रश्न रखा है ये रेफरेंस के लिए आपको एक एक जो है फिगर हमने दिखाया है। प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें फिगर जरूरी नहीं है कि आपको दिया हुआ रहेगा और फिगर दिया हुआ नहीं ही होगा, है ना। केवल आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे फिगर को ऐड किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। अब यहाँ पे जो गेज जो दिख रहा है ये यूनिवर्सल सरफेस गेज नहीं है, फिक्स सरफेस गेज है। यानी कि यूनिवर्सल के कंडीशन में यहाँ पे जो है रॉकर साम्स और बाकी चीजें जो है लगी हुई रहती है, उसमें जो है एंगल जो है घटा बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स्ड वाला है, ठीक है। लेकिन वो बाकी चीजें सेम होती है, यहाँ पे केवल अलग होता है, यूनिवर्सल में और फिक्स्ड में अंतर केवल इतना ही होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भाग जो है स्क्राइबर को पकड़ा हुआ है। तो स्क्राइबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये वाला है, इसको हम स्क्राइबर कहते हैं। और ये स्क्राइबर को पकड़ा, कौन पकड़ा हुआ है, तो स्क्राइबर के साथ अटैच तो है, स्नग अटैच है ना। इसको हम स्नग कहते हैं और ये वाला भाग इसको स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल है, यहाँ पे नट लगा हुआ रहता है, स्नग लगा हुआ रहता है, स्नग के साथ स्पिंडल ये लगा हुआ है और इस स्पिंडल और स्नग के साथ जो है स्क्राइबर अटैच हुआ रहता है। यानी कि जो ये जो अटैच है, यानी स्क्राइबर जो अटैच है किसके साथ फाइनली जुड़ा हुआ रहता है, स्नग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे स्नग क्या है, इट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्नग जो है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा।
उसके अलावा जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज में गाइड पिन, रॉकर आर्म, सरफाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जो इसके बेस में लगा हुआ रहता है। ये चूंकि फिक्स्ड है, फिगर हमने दूसरा लिया है केवल ये दिखाने के लिए कि स्क्राइबर के साथ कौन सा अटैच्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। A new hexa blade after the few stock becomes loose because of, यानी कि कुछ स्टॉक्स के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे हमने रेफरेंस के रूप में आपको ये हेक्सा फ्रेम और ब्लेड दिखाया है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि जो है कुछ स्टॉक से बाद यानी कि चलाने के बाद, एक दो बार चलाने के बाद वो ढीला क्यों हो जाता है, तो ढीला होने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। तो पहले ये समझ लें कि जो हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा फ्रेम होता है, किस तरीके का होता है, थोड़ा सा समझ लें। ये जो है हेक्सा ब्लेड है और ये हेक्सा फ्रेम है, ये फिक्स टाइप है या इसमें, और ये वाला जो है एडजस्टेबल टाइप दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, एडजस्टेबल टाइप है और ये फिक्स टाइप, दो टाइप का हेक्सा फ्रेम होता है। और इसके साथ ये वाला जो है ये लगा हुआ है, हेक्सा ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड ये इसका काम क्या है, ये मेटल पीस को काटने का काम करता है। जैसे आरी से बढ़ई जो है लकड़ी को काटता है, उसी तरीके से लोहे को काटने के लिए इस हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं। अब ये हेक्सा ब्लेड को चलाने के बाद, एक दो स्टॉक चलाने के बाद ये लूज क्यों हो जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड जो खिंच जाता है जिसकी वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ब्लेड है वो खिंच जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्लैकनेस आ जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और भी समझ लें हेक्सा ब्लेड के बारे में। यहाँ पे दिखा रहा है ये ब्लेड का जो है ना ये पोर्शन, ये बड़ा वाले इसी का जो है एक बड़ा पोर्शन ले लिया गया है, जिसको काट रहा है ये वर्कपीस है, और ये जो है ब्लेड का टिथ दिखाया गया है। तो दो लगातार टिथ के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, यानी कि दो कंसिक्यूटिव जो है, दो कंसिक्यूटिव लगातार जो है ब्लेड के जो टिथ के, दो लगातार टिथ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, है ना। और पिच ये वैरी करता है 1 कोर्स, मीडियम, फाइन, तीन तरह का जो है इसका पिच होता है। कोर्स होता है ना, कोर्स होता है, फिर मीडियम होता है पिच वाला, मीडियम और फाइन, फाइन पिच वाला ब्लेड, यानी तीन तरह का ब्लेड पाए जाते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स में क्या होता है, इसका पिच का जो ये होता है 1.8 mm होता है। मीडियम में क्या होता है, 1 से लेके 1.4 से लेके 1 mm तक होता है। और फाइन वाले में 0.8 mm जो होता है वो पिच होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोर्स, मीडियम और फाइन जो आपका ब्लेड होता है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। हार्डनेस अगर ज्यादा है या कम है उसके अनुसार जो है हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हेक्सा ब्लेड जो है तो कुछ स्टॉक के बाद जो है क्यों हो जाता है, चूंकि इसमें खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेचेज आ जाता है, इसकी वजह से जो क्या हो जाता है वो थोड़ा सा स्लैक हो जाता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, वाई ये ब्रेकेज ऑफ टीथ occurs easily while sawing off the thin walled workpiece and the start of cut। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका हेक्सा ब्लेड की ही, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कैस क्यों टूट जाता है, ठीक है। पतले वर्कपीस पे अगर जो है काट रहे हैं, या फिर जो पतला वर्कपीस है यानी कि पतला है, उसमें जो है थिकनेस ज़्यादा नहीं है, उसको जब काटते हैं तो वहाँ पे मेरा टिथ क्यों टूट जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उसका जो है एक ही रीजन है कि दो मेटल के ऊपर जो टिथ होना चाहिए, तो कितना टिथ आना चाहिए, वो अगर कम टिथ आता है तो वो क्या होगा, बार बार फंसेगा, और फंसने के बाद वो टूटने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। देखिए ये तो चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये चौथा ऑप्शन है। हैंड फोर्स एक्ट्स अपॉन फ्यू टीथ, यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है, जिसकी वजह से उस पे जो है ज्यादा फोर्स लग जाता है और वो दांत क्या हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, कटता नहीं टूट जाता है, ठीक है ना।
क्योंकि किसी पे भी दबाव ज्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूटेगा ही। और वहां वर्कपीस में जो है आपका जो पतला है तो वहां पे क्या है कि एक ही दो दांत पे क्या होगा, दबाव ज्यादा होगा तो वो जल्दी टूट जाता है, इसीलिए जल्दी टूट जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच सिजल्स यूज्ड फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल्स एंड द कॉर्नर्स जॉइंट, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल्स को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए, छेनी का जो प्रयोग किया जाता है कॉर्नर्स को जो है काटने के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक मेटल पीस है, इसमें जो है ज्वाइंट है, यहाँ पे बीच में ज्वाइंट है, तो एक तरीके से कॉर्नर भी कह सकते हैं इसको। कॉर्नर पे जो है एक्स्ट्रा मेटल है उसको हटाने के लिए जो है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, और इसी तरीके का जो चीजल होता है इसको हम डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए केवल आपको फिगर को दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि डायमंड पॉइंट चीजल किस तरीके का होता है, जो कि चीजल बहुत तरीके का होता है, जैसे फ्लैट चीजल हो गया, बेब चीजल हो गया, डायमंड पॉइंट काउ माउथ, तो ये सारे जो है चीजल के प्रकार है। उसमें जो है डायमंड चीजल भी है, क्रॉस कट चीजल भी होता है, तो ये सारा चीजल का अलग अलग प्रयोग है। यहाँ पे जो है जो प्रयोग जो कॉर्नर्स को जो स्क्वायरिंग करने के लिए जो यूज होता है वो होता है डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नेम द पार्ट्स ऑफ द हैमर मार्क्स एज द एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। अब देखिए यहाँ पे जो है एक जो है फिगर दिया हुआ है, इसमें ये हथौड़ा दिया हुआ है ना, ये क्या है, एक तरीके का हथौड़ा है, हथौड़ा यानी कि हैमर है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाला भाग इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला बीच वाला भाग इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी हम भाग को भी देखेंगे और इसी के ऊपर जो है इसका वेट स्टैम्प्ड होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछता है कि हैमर का कौन सा भाग जहां पे उसका वेट लिखा हुआ रहता है, वेट स्टैम्प्ड रहता है कि कितने केजी का है, कितना एलबीएच का है, यानी कि कितने जो है वो, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये कौन सा किस तरीके का जो है आपका हैमर है, तो ये बॉल पिन हैमर, यहाँ पे गोल तरह का है तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉल पिन, है ना, बॉल पिन। ठीक है, बॉल पिन हैमर, ये क्या है, बॉल पिन हैमर, है ना। इसमें क्या है, ये वाला जो है स्ट्राइकिंग फेस होता है, इसको यहाँ से ही जो है क्या करते हैं, किसी मेटल को जो है पीटते हैं, या किसी पे जैसे किसी पे चोट देना होता है तो यहीं से हम देते हैं, है ना। रिवेटिंग का काम हम इस वाले एंड से करते हैं। बॉल पेन हैमर में ये वाला जो पार्ट होता है इससे हम रिवेटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला जो पोर्शन है इसको आई होल कहते हैं, और बीच में जो ये लगा हुआ है इसको वेजेस कहते हैं, यानी कि जो है उसमें पच्चर जो लगाते हैं बीच में उसको पच्चर कहते हैं। क्यों पच्चर लगाते हैं, ताकि ये हैंडल इसमें से स्लैक ना हो, ढीला ना हो। हैंडल जो है हमेशा किसका बना होता है, वुडन का बना होता है, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। कहीं कहीं पे भी मेटल का लोग पाइप वगैरह जोड़ देता है जो कि हाथ में जो है शॉक लगता है, उसकी वजह से अगर वैसा हैंडल अगर लगा दिए आप पाइप वाला तो हाथ में क्या होता है, शॉक लगता है। और वही चीज अगर आपने वहां हैंडल लगाया है लकड़ी का तो वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, आपके हाथ तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है ना, जब मारते हैं हैमरिंग, जब आप करते हो किसी मेटल पे मारते हो या ठोकते हो तो क्या होता है, हाथ तक वो आपका हैमरिंग वाला जो ये है वो नहीं आए, शॉक ना आए, इसके लिए हैंडल को क्या बनाया, किससे बनाया जाता है, वुड का बनाया जाता है, हमेशा जो है लकड़ी का बनाया जाता है, वुडन का बनाया जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जरा देख ले, थोड़ा फास्ट भी करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रिपोर्ट, धातु का वह गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींच जाता है, खींचा जा सकता है ना। मतलब कह रहा है कि मेटल का वह प्रॉपर्टी, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही है, यांत्रिक गुण का बात कर रहा है जिसमें खींच के लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु का वह कौन गुण है, क्या बोला जाता है, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल में, मेटल का अगर तार बनाना है, खींच के लंबा वायर बनाना है, तो उसमें जो है जैसे दो मेटल को हमने लिया है तो जिसका जितना पतला तार खींच के बनाया जा सकता है वो ज्यादा मेटल डक्टाइल होता है ना। आपने जैसे देखा होगा कि जो सोना वगैरह जो है उसमें क्या है, बहुत पतला पतला तार उसका बनाया जा सकता है, तो उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, बाकी के बनिस्पत में ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसकी जो है प्रॉपर्टीज होती है वो डक्टिलिटी। ये क्या है, एक तरीके की मेटालिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल का। टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी होता है चिमड़ापन, इसको हम क्या कहते हैं, चिमड़ापन कहते हैं, है ना।
चिमड़ापन, चिमड़ापन, ठीक है, चिमड़ापन, है ना। डक्टिलिटी को हम क्या कहते हैं, चिमड़ापन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जब किसी मेटल को फोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो ये जल्दी नहीं टूटता है। फोल्ड करे फिर अनफोल्ड करते हैं, फोल्ड किया फिर मतलब मुड़ाया, फिर इसके बाद सीधा किया, मुड़ाया फिर सीधा किया, तब भी अगर नहीं टूटता है, जो ज्यादा देर में टूटेगा वो क्या होता है, ज्यादा चिमड़ा होता है, उसकी टेनासिटी जो होती है ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सभी जानते हैं कि इलास्टिक बॉडी जो होता है कि जैसे ही आप उस पर दबाव डालते हैं, वो अपने जो है पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, और दबाव को जैसे ही हटा देते हैं अपने पूरे अपने पोजीशन में चला आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे इस्पात वगैरह हुआ, रबर हो गया, ये सब क्या है, इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। इसके बाद मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी किसी भी धातु को पीट के जितना चादर, जितना पतला चादर बनाया जा सकता है, वो उसकी मैलिएबिलिटी को दिखाता है। यानी कि ज्यादा पतला चादर बनेगा तो ज्यादा मैलिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो गया, डक्टिलिटी के लिए है। ओके, बाकी पे भी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीज भी आप एक ही प्रश्न से सीख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पिंडल मोमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ द थिम्बल विच स्पिंडल थ्रेड्स इज 0.5 mm पिच। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि 0.5 mm पिच वाला थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का होगा। तो देखिए, ये माइक्रोमीटर के केस में होता है। माइक्रोमीटर में जो है क्या क्या चीजें होती है, इसको जरा हम समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, तब जाके इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। माइक्रोमीटर का ये वाला पार्ट जो होता है इसको फ्रेम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है इसको एनविल कहते हैं, ये वाला पार्ट स्पिंडल हो गया। स्पिंडल के साथ ये जो अटैच्ड होता है इसको बैरल कहते हैं, बैरल या स्लीव कहते हैं। ये हो गया थिम्बल, इसको बोलते हैं। थिम्बल के ऊपर जो है ना, थिम्बल के ऊपर एक ग्रेजुएशन कटा हुआ रहता है और दूसरा बैरल के ऊपर ग्रेजुएशन रहता है। तो बैरल के ऊपर जो ग्रेजुएशन रहता है वो दो तरह का ग्रेजुएशन होता है। एक जो है आपका मेन स्केल डिवीजन जो कि ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला जो हो गया वो सब डिवीजन हो गया। और थिम्बल के ऊपर जो है वो क्या होता है, थिम्बल डिवीजन होता है। यानी कि यहाँ पे जो होगा मेन स्केल डिवीजन होगा, यहाँ पे जो होगा सब डिवीजन होगा, नीचे वाला। यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं ये सब डिवीजन है, ठीक है। ये दो चीजें कहाँ होती है, ये बैरल के ऊपर होती है, स्लीप, बैरल को ही हम स्लीप भी कहते हैं। तो बैरल या स्लीप के ऊपर होती है। और थिम्बल के ऊपर जो क्या होता है, थिम्बल डिवीजन कटा हुआ रहता है। अब ये पूछ रहा है कि जो इसका जो पिच है, पिच का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे किसी भी पिच, पिच का मतलब क्या है, दो कॉन्सिक्यूटिव जो है लेंथ या इसका जो हाइट या क्रस्ट के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये इसका पिच होता है किसी का भी। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक तरीके से इसके अंदर इसके ऊपर जो है थ्रेड कटा हुआ रहता है, इसके ऊपर में थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो थ्रेड का पिच कितना कह रहा है, थ्रेड का पिच जो है 0.5 mm का है। किसका, ये इसमें जितना थ्रेड कटा हुआ रहेगा वो थिम्बल में भी उतना ही थ्रेड, उतना ही पिच का थ्रेड कटा हुआ रहता है अंदर की तरफ, है ना। इसमें जो है इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है थिम्बल के ऊपर, और स्पिंडल के ऊपर जो है स्पिंडल नहीं, ये बैरल के ऊपर जो है क्या कटा हुआ रहता है, बैरल के ऊपर जो है आपका जो है एक बाहरी चूड़ी कटी हुई रहती है, ठीक है। तो थिम्बल का जो चूड़ी का जो पिच कह रहा है वो 0.5 mm का कह रहा है। तो थिम्बल को पूरा जब घुमाते हैं, पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे तो 0.5 क्या है आगे जाएगा, या 0.5 क्या होगा पीछे आएगा। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जो है पीछे आएगा। तो एक पूरा रोटेशन में कितना घूमेगा, 0.5। एक पूरा रोटेशन का मतलब क्या है, ये 50 डिवीजन हो किया हुआ रहता है। तो 50 डिवीजन का मतलब है 50 डिवीजन अगर घुमा दिए तो कितना 0.5 क्या जाएगा, आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। तो पूछ रहा है कि एक जो है एक बार थोड़ा सा घुमाए, यानी कि इसका यहां से यहां 0 से 1 में अगर घुमाए हैं, अगर पूरा ये वाला थिम्बल है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ अगर पूरा घुमा दिए तो 0.5 आगे जाएगा या पीछे आएगा। लेकिन ये पूरा ना घुमा के केवल 0 से 1, केवल एक उसमें जो है थिम्बल का एक डिवीजन अगर घुमाते हैं, यानी यहाँ से केवल यहाँ घुमाते हैं, तो कितना ये आगे या पीछे गया इसका स्पिंडल, ये वाला, ये पूछ रहा है। तो पूरा 50 घुमाएंगे तो 0.5 mm जाएगा, तो एक घुमाएंगे तो कितना जाएगा, वही उसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है ना।
तो 0.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 50। 1/50 50 का मान क्या है 0.5 mm, यानी कि पूरा ये 50 डिवीजन है ना, यहाँ से देख रहे हो 45 है, 45 46 47 48 49 50, यानी पूरा जो डिवीजन किया हुआ है थिम्बल का वो 50 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो एक भाग का मान पूछ रहा है, तो 50 भाग का मान अगर 50 पूरा अगर घुमा देते हैं तो 0.5 आगे पीछे जाता है, तो एक घुमाएंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यानी इसको कटा देंगे तो 5 से 5 कट गया, 1/100 हो जाएगा, एक शून्य नीचे आ जाएगा, यानी 0.01 mm जो होगा वो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 0.01 mm जो है ये सही उत्तर है। यानी कि जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, किसी भी माइक्रोमीटर का वो थिम्बल के एक डिवीजन का वैल्यू होता है ना। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई, ये भी कह सकते हो पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, ये भी कह सकते हो थिम्बल डिवीजन, है ना। और यही जो है इसका लिस्ट काउंट देता है। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, है ना, कम से कम मान कितना दे सकता है, जो इसका अल्पतमांक कम से कम कितना मान ये माप सकता है, वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 0.01 इज द राइट आंसर। इस कंडीशन में आपने हमने कैलकुलेशन को भी बता दिया, दिखा भी दिया कि किस तरीके से है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न जरा देखें, व्हाट इज द यूज ऑफ द फिलर गेज। फिलर गेज का क्या प्रयोग है ना, क्या उपयोग है। ठीक है, फिलर गेज जो है दो मीटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है, दो मीटिंग पार्ट्स के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज जो होता है छुरी के तरह होता है, यानी छुरी तरह का जो होता है वो फिलर गेज होता है ना। उसमें बहुत सारा जो है पतला मोटा, उससे मोटा, यानी थिकनेस धीरे धीरे कम ज्यादा वाला बहुत सारा एक साथ जो है एक साथ बंच में रहता है। वो गेज जो है एक साथ यानी कि छुरी तरह का होता है और बहुत सारा एक बंच में रहता है और सबका थिकनेस अलग अलग होता है। तो फिलिंग ये क्या करता है, चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है कि फिलर गेज का प्रयोग क्या करते हैं, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच की जाती है। चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, यानी दो मिलने वाले जो मीटिंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच कितना गैप है उसको मेजर करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न जरा देखते हैं, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर्स। डायल कैलिपर्स है उसके बीच का मेजरमेंट आपको जो है देखना है कितना है। थोड़ा सा हो सकता है कि धुंधला आ रहा हो, हम जरा बता देंगे आपको। यहाँ पे देख रहे 2 दिख रहा है, 2 के बाद यहाँ 0.5 वाला भी, जैसे कि 1 के बाद ये वाला एक हिस्सा दिख रहा है तो 2 के बाद ये वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये तो 25 यहीं से हो गया, ये 10 20 और 5 25, यानी ये जो है किस तरीके का है, ये वर्नियर डायल वर्नियर गेज है ना, वर्नियर डायल गेज है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे जो दिखा हुआ है 0.5 mm जो है, ये 0.05 mm जो है इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है। और ये डायल के ऊपर जो दिखाया हुआ है 24 पे ये टच कर रहा है, 25 यहाँ पे है तो ये 24 के सामने इसकी सुई है ना। तो 24 है यहाँ पे, यानी कि इस डायल में कितना दिख रहा है, 24 के ऊपर जो है ये वाला कांटा इसका दिख रहा है और ये बाहर कितना निकला हुआ है, तो 20 और 5 25। तो यहाँ मेन स्केल पे कितना हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा 25, डबल जीरो कर लो, mm में है, सारा चीज mm में है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका लिस्ट काउंट 0.05 mm दिया हुआ है और इसका कितना भाग मिल रहा है, 24 भाग मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 24 इंटू 0.05 mm। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचों का 20 की सुन्ना हाथ में लगा, 2 5 दूनी का 10 और 2 12। ठीक है, अब ये हो गया और 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है ना। तो 2 अंकों के बाद हमने दशमलव डाल दिया तो 1.2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन को दोनों को ऐड करने के बाद 25 ये और 1.2 ये, है ना, ये सारा mm में है। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26.2, कितना हो जाएगा 26.20 mm, 26.20 mm, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग होगी 26.2 mm जो है ये इसका रीडिंग हो गया। ठीक है, तो दो चीजें देखते हैं, मेन स्केल में कितना खुला हुआ है और यहाँ पे वर्नियर स्केल में जो है ये कांटा कहाँ पे शो कर रहा है।
तो ये 24 को टच कर रहा है, तो 24 और एक जो है भाग का मान यानी कि जो लिस्ट काउंट दे रखा है 0.05 mm, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल मान जो वर्नियर स्केल डिवीजन का कितना हो गया 1.2 mm यहाँ से मिल गया, और ये वाला कितना है 25 mm ये हो गया, तो 25 mm प्लस 1.20 दोनों को मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो 26.20 mm इसका रीडिंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रीडिंग्स ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग दिखाया गया है और इसका रीडिंग पूछ रहा है कि कितना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टच कर रहा है, ये जो लाइन है वो 41 है, 41 के 41 पे है ना। तो 41 तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अब 41 से ये वाला यहाँ मिल रहा है, ये वाला, यानी कि मेन स्केल पे हमने देख लिया जीरो कहाँ पे ये कर रहा है, तो 41 पे कर रहा है। ठीक, अब इसमें जो है ये वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भाग को यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन में 10 भाग पे ये जो है गया हुआ है। ठीक, तो मेन स्केल में जो है ये एंगल किस में है, तो 1 डिग्री में है। तो मेन स्केल डिवीजन का जो है वैल्यू पहले लिख लो, तो कितना हो गया 41 डिग्री। ठीक, अब फिर वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन का कितना भाग 10वां, 10 वाला जो है ये आपका यहाँ पे एरो है। ठीक है ना, 10 में यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, तो हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 10, और वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान किस केस में, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के केस में 5 सेकंड होता है। तो 5 सेकंड से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, ये आपका रीडिंग हो गया किसका, रीडिंग हो गया इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इसके सहारे। ये फिगर जो है आपको नहीं देगा, इतना ही देगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन में जो है इसका मेन स्केल का 23 डिवीजन वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के बराबर होता है। मेन स्केल डिवीजन का, मेन स्केल के का 23 डिवीजन, है ना। वर्नियर स्केल के मेन स्केल का जो है 23 डिवीजन जो होता है वो वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के बराबर होता है। ठीक, आप यहाँ पे फिगर में इस बात को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये मेन स्केल दिखाया है। ठीक है ना, तो ये मेन स्केल है, और नीचे वाला ये पोर्शन है, ये क्या है, जो आपका वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल में कितना पार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए 20 21 22 23 है, 23 मेन स्केल, और ये जो 23 मेन स्केल है किसके बराबर है, यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के सामने आ गया, यानी कि इसके 12 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक डिवीजन का वैल्यू निकल जाएगा 1/12। जो है कैसे निकालेंगे ये भी जरा देख ले, यानी 23 मेन डिवीजन का मान जो है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक, मेन स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 23/12। अब ये 23 का मतलब क्या है, 23 डिग्री, चूंकि एक ऊपर में डिवीजन जो है कितना डिग्री के बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आपने ये निकाल लिया। ठीक है, तो इसको अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी का 24। ठीक है ना, तो इसको आप 23/12 ही लिखिए। ठीक, अब लिस्ट काउंट जो निकालते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का दो भाग तो 2 डिग्री हो गया, और वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग का मान कितना निकालिए 23/12,
तो 23/12, सॉरी, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री है, तो 12 दूनी का 24, 24 माइनस 23/12, यानी कि 1/12, ये क्या हो गया डिग्री। और 1/12 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, अब बटा में 12, तो 12×5 = 60, तो 5 मिनट, है ना। यानी कि लिस्ट काउंट जो हो गया कितने के बराबर हो गया, 5 मिनट का। यही तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन का मान है, यानी लिस्ट काउंट है इसका, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 5 मिनट, और 5 मिनट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 भाग में, तो कितना हो गया 50 मिनट, इसीलिए रीडिंग क्या आ गया 41 डिग्री 50 मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे, है ना, और इसके बाद जो है अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। और अगला प्रश्न जरा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल y ऑन द कटिंग चीजल्स। y देखिए यहाँ पे x, है ना, और x y कहाँ पे है, y मेरे ख्याल से इसके बारे में पूछ रहा है, ये वाला। तो जस्ट अभी हमने जस्ट बताया है आपको, y नहीं गामा होगा, जो भी हो, ये पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा है y है ना, तो x तो ये है, x क्या है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जस्ट पहले हमने बताया है, ये क्या है आपका क्लियरेंस एंगल, सॉरी ये जो है आपका क्लियरेंस एंगल है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, और ये वाला एंगल बीच वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। तो पॉइंट एंगल के बारे में ही पूछ रहा है, तो पॉइंट एंगल इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये y नहीं होके ये वाला कहीं y होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है y, यहाँ पे रैक में दिखा रहा है ना, तो ये y ना होके ये वाला y है, ये दूसरा कुछ हो सकता है। तो इसको हम पॉइंट एंगल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, इसको हम रैक एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ये बीच वाला जो है पॉइंट एंगल ही है, पॉइंट एंगल ऑप्शन में ही नहीं था, क्योंकि वाई तो बता रहा है, लेकिन वाई यहाँ सिंबल में कहीं लिखा हुआ हमको नहीं दिखा। वाई अगर इसको मानते हैं तो ये रैक एंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पे है और ये आपका पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल ऑप्शन में ही नहीं है। इसके बाद ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, और इसके बाद ये वाला जो बचता है ये रैक एंगल होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच इज यूज्ड फॉर द फिलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्रीज। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है नाइफ फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी जो है वो सही उत्तर है, नाइफ फाइल। नाइफ फाइल क्या होता है, नाइफ की तरह, छुरी की तरह होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये फिगर हमने रेफरेंस के लिए लिया है, ये आपको आंसर्स में नहीं रहेगा। ये जो है नाइफ फाइल है, इसमें देखिए किस तरीके से दांत भी कटा हुआ रहता है, और एक तरीके से एकदम बिल्कुल नाइफ की तरफ होता है ना, यानी चाकू के धार की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम नाइफेस फाइल कहते हैं, है ना। फाइल के बहुत सारे प्रकार में नाइफेस फाइल भी होता है। तो जहां पे 10 डिग्री से ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये अगर पूछ देगा तो उसमें क्या होगा, नाइफेस फाइल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं, अगर नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे। अगले जो है सेशन में आप जो है हम लोग अगले पार्ट को हम लोग करेंगे, और उस पार्ट्स में जो है इसी तरीके के प्रश्न जो है पार्ट 3 में भी हम लोग पूरा करेंगे। चलिए आज के लिए जो है इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके के प्रश्न आपको सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसी में इस टाइप के ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।